हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जी वैश्य यादव। तो सुमित अध्ययन थर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोग सिद्धि स्थान का 9th जो चैप्टर है वो यहाँ पे अपन कवर कर रहे थे। ठीक है, उसी को ही अपन स्टार्ट करते हैं आज। तो 9th चैप्टर का नाम क्या है? तो त्रिमर्मीय सिद्धि अध्याय। ठीक है, तो त्रिमर्म कौन से हैं? तो त्रिमर्म पहले याद रखने हैं कि सिर, हृदय और वस्ती। ठीक है, तो सिर, वस्ती और नाभि। ठीक है, ब्रैकेट में हृदय को याद रखना। ये त्रिमर्म है। कुल मर्म कितने बताए हैं? तो कुल मर्म जो है 107 बताए गए हैं। ठीक है, स्कंद व शाखाश्रित। अब त्रिमर्म के विषय में यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला होता है आपका हृदय। ठीक है, तो हृदय में बताया गया है कि इसका कोरिलेशन किया गया है कि चक्के के पहिए की नाभि से जिस प्रकार जो आरा यानी कि डंडे लगे रहते हैं, उसी प्रकार हृदय जो है वो 10 धमनियां, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना और सूक्ष्म महाभूत वर्तमान रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि चक्के के पहिए की नाभि से जिस प्रकार आरा रा यानी कि डंडे लगे रहते हैं, उसी प्रकार हृदय, 10 धमनियां, प्राण, अपान, मन, बुद्धि, चेतना और सूक्ष्म महाभूत वर्तमान रहते हैं। ठीक है, तो ये हृदय के विषय में बताए गए। फिर सिर के विषय में बताए गए हैं। तो सिर के विषय में बताए गए हैं कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से बंधी रहती है, उसी प्रकार सिर में ज्ञानेंद्रिय और इंद्रिय तथा प्राण वहाँ स्रोतस बंधे हुए रहते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य से बंधी रहती हैं, उसी प्रकार सिर में ज्ञानेंद्रिय, इंद्रिय तथा प्राण वहाँ स्रोतस बंधे रहते हैं। तो ये सिर के विषय में बताया गया। फिर है आपका वस्ती। तो वस्ती में क्या बोला गया है? तो जिस प्रकार नदियों का आधा समुद्र होता है, वैसे ही वस्तियां स्थूल गुदा, अंडकोश, सेवनी, शुक्रवाह स्रोतस तथा मूत्रवाह स्रोतस के मध्य मध्य में मूत्र का आधार और जलवाही सभी स्रोतसों का आधार होते हैं। तो वस्ती में बताया गया है कि जिस प्रकार नदियों का आधार समुद्र होते हैं, वैसे ही वस्ती स्थूलगुदा, अंडकोश, सेवनी, शुक्रवाह स्रोतस तथा मूत्रवाह स्रोतस के मध्य में मूत्र का आधार और जलवाह सभी जो स्रोतस हैं वो आधार होते हैं। ये 3 मर्म शरीर का मूल होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। शाखागत मर्म की संख्या पूछा जाए तो वो कितने हैं? 44 है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि स्कंध में मर्म शाखा मर्मों से महत्वपूर्ण होते हैं। सद्य प्राणहर मर्म स्कंध में ही होते हैं। ठीक है, तो सद्य प्राणहर मर्म क्या है? स्कंध में ही होते हैं। फिर कुछ मर्मगत रोग बताए गए हैं, जैसे कि अपतंत्रक। अपतंत्रक में क्या होता है? प्रकोपित वात ऊर्ध्व गति करते हुए हृदय में जाकर के, ठीक है, सिर में क्या करते हैं? सिर व शंख प्रदेश में सिर को धनुष के आकार का, शरीर को धनुष के काट कर टेढ़ा कर देते हैं। ठीक है, और अपतंत्रक रोग को उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है बताया गया। इसके लक्षण क्या है अपतंत्रक के? तो अंगों में क्या होगा? आक्षेप की उत्पत्ति होगी। तो अंगों में आक्षेप होगा, मोह की उत्पत्ति होगी, श्वास में रुकावट यानी कि डिफिकल्टी होगा एक्सपीरेशन में, आंखें स्थिर हो जाएंगी अथवा बंद हो जाएगी, कबूतर के शब्द के समान गले से अत्यंत अव्यक्त शब्द व ज्ञान नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बताया गया कि अंगों में आक्षेप, मोह, श्वास में रुकावट, आंखों में स्थिर अथवा बंद रहना, कबूतर के शब्द के समान गले में अव्यक्त शब्द सुनाई देना व ज्ञान का नष्ट हो जाना, ये जो है अपतंत्रक के लक्षण है। नेक्स्ट बात करते हैं अपतानक। अपतानक क्या होते हैं? तो रोगी के नेत्र को वायु जकड़ करके ज्ञान को नष्ट कर अव्यक्त शब्द उत्पन्न करती है। जब वायु हृदय से निकल जाती है तो रोगी स्वस्थ अनुभव करता है। पुनः वायु के हृदय में जाने पर रोग रोग का दौरा हो जाता है। तो इसे अपतानक कहते हैं। रोगी के नेत्र को वायु जकड़ करके ज्ञान को नष्ट कर अव्यक्त शब्द उत्पन्न करती है। जब वायु हृदय से निकल जाती है तो रोगी स्वस्थ अनुभव करते हैं। पुनः वायु के हृदय में जाने पर रोग का दौरा हो जाता है। ठीक है, तो इसे अपतानक कहते हैं। तो ये चीज बेसिक डिफरेंस याद रखना कि अपतंत्रक में वायु भी बढ़ रहा है और कफ भी बढ़ रहे हैं, जबकि अपतानक में वायु प्रकोपित हो रहे हैं सिर्फ। ठीक है, फिर अपतंत्रक की चिकित्सा बताया गया है कि तीक्ष्ण प्रधमन नस्य द्वारा कफ तथा वायु द्वारा रुके श्वास को प्रवृत्त करते हैं। ठीक है, तो तीक्ष्ण प्रधमन नस्य द्वारा कफ व वायु द्वारा रुके श्वास को प्रवृत्त करते हैं। तंद्रा किसको बोलते हैं? तो तंद्रा में कफ जो है वो हृदय में आवृत हो जाता है, तो तंद्रा की उत्पत्ति होती है।
ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या करते हैं, तो कफनाशक चिकित्सा करेंगे, व्यायाम कराएंगे व कटुतिक्त रस का प्रयोग करेंगे। तो ये चिकित्सा बताया गया। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मूत्रोपसाद। तो मूत्रोपसाद में आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो वस्ती के अंतर्गत जो डिसीज है वो अपन देख रहे हैं, ठीक है। तो वस्ती में आपका पहला आता है मूत्रोपसाद। तो मूत्रोपसाद में क्या होता है, तो दह के साथ में मूत्र निकलता है, उसे क्या बोलते हैं, मूत्रोपसाद कहते हैं। तो दह के साथ मूत्र निकलेगा तो उसे मूत्रोपसाद कहेंगे। मूत्र ज्वर, तो मूत्र ज्वर यानी कि वस्ती भरी भरी हुई रहेगी और वेदना होगी तो उसे मूत्र ज्वर कहेंगे, ठीक है। जिसमें वस्ती भरा हुआ और वेदना होगा तो उसे मूत्र ज्वर कहेंगे। मूत्र कृच्छ किसको बोलेंगे, तो शुक्र से अवरोध होगा, ठीक है, तो उसे मूत्र कृच्छ कहेंगे। तो शुक्र से अवरोधित जो होगा उसे मूत्र कृच्छ कहेंगे। मूत्रोत्संग, तो मूत्रोत्संग में बताया गया है कि मणि के संधि में कुछ बूंदें रुक जाती हैं, ठीक है, तो उसे मूत्रोत्संग कहते हैं। तो मणि के संधि भाग में कुछ बूंदें रुक जाती हैं तो उसे मूत्रोत्संग कहते हैं। फिर मूत्रक्षय, मूत्रक्षय मतलब मूत्र का कम हो जाना। मूत्रातीत, मूत्रातीत मतलब जोर लगाने पर मंद धारा निकलना, वो मूत्रातीत कहलाता है। तो जोर लगाने पर मंद धारा निकलना ये मूत्रातीत कहलाते हैं। वातस्थिला किसको बोलते हैं, तो वेदना का होना, उसे वातस्थिला कहते हैं। वातवस्ती किसको बोलते हैं, तो वेदना, रुकावट व खुजली का होना, ये वातवस्ती कहलाते हैं। तो वेदना, रुकावट व खुजली का होना ये वातवस्ती है। उष्णवात किसको बोलते हैं, तो रक्त व पित्त वर्ण का होता है उष्णवात। फिर वात कुंडलिका बताया गया है। तो वात कुंडलिका में क्या होता है, तो वायु से रुकावट उत्पन्न होता है उसे वात कुंडलिका कहते हैं। फिर मूत्र ग्रंथि या रक्त ग्रंथि के विषय में बताया गया है कि वात कब से दूषित रक्त दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करते हैं उसे मूत्र ग्रंथि या रक्त ग्रंथि कहते हैं। तो वात कब से दूषित रक्त दारुण ग्रंथि को उत्पन्न करते हैं उसे मूत्र ग्रंथि या रक्त ग्रंथि कहते हैं। फिर है विड़ विघात, तो मूत्र में मल के समान गंध का आना ये विड़ विघात कहलाता है। तो मूत्र में मल के समान गंध का आना ये विड़ विघात है। फिर वस्ती कुंडल, तो वस्ती कुंडल में बताया गया कि वस्ती का अपने स्थान से हट जाना ये वस्ती कुंडल कहलाता है। तो वस्ती का अपने स्थान से हट जाता है उसे वस्ती कुंडल कहते हैं। सुश्रुत ने 12 बताए हैं वस्ती कुंडल, मूत्र गुच्छ के स्थान पर मूत्र शुक्र बताए हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर उत्तर वस्ती के विषय में बताया है कि मूत्राशय में जो वस्ती देते हैं उसे अपन उत्तर वस्ती कहते हैं। पुष्प नेत्र जो है उत्तर वस्ती का वो सोना और चांदी से बना होना चाहिए तथा चमेली व कनेर के पुष्प वृंद के समान होना चाहिए। छिद्र जो है वो पीली सरसों के बराबर होना चाहिए। तो उत्तर वस्ती का जो पुष्प नेत्र है उसका छिद्र पीली सरसों के छेद के बराबर होना चाहिए। लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। 2 कर्णिकाएं इसमें होती हैं और आकृति क्या है गोपुच्छवत होती है। जो पूटक अपन बनाएंगे इसमें तो बकरी की वस्ती से बनाएंगे, तो पूटक जो है वो बकरी की वस्ती से बनाएंगे। मात्रा बताया गया है कि आधा पल स्नेह का प्रयोग करेंगे और चरक ने 12 अंगुल बताया। सुश्रुत ने 14 अंगुल बताया और वांगभट ने 12 अंगुल बताया। तो ये चीज याद रखना। फिर उत्तर वस्ती के विषय में बताया गया है कि स्त्रियों में गर्भाशय और मूत्राशय में देते हैं, ठीक है, तो गर्भाशय और मूत्राशय में देते हैं उसे अपन उत्तर वस्ती कहते हैं। स्त्रियों में योनि व्यापद भ्रंश व प्रद में, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। योनि भ्रंश योनि व्यापद इनमें इसका प्रयोग करते हैं। पुष्प नेत्र जो है वो 10 अंगुल होना चाहिए, ठीक है, तो उत्तर वस्ती में पुष्प नेत्र 10 अंगुल होना चाहिए। छिद्र जो है वो मूंग के बराबर होना चाहिए। योनि मार्ग से में 4 अंगुल अपन देंगे, ठीक है, और मूत्र मार्ग में 2 अंगुल अपन घुसा करके देंगे। 10 वर्ष से कम बालिका के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल ही अपन प्रविष्ट कराएंगे। फिर इसका उत्तर वस्ती का विधि बताया गया है कि पुरुष में कैसे देते हैं। तो पुरुष में बताया गया है कि बिठा करके लिंग प्रहर्ष करके सीव जो सीवनी सेवनी रहती है उसको सीधा करके प्रवेश कराते हैं। तो बिठा करके लिंग प्रहर्ष करके सेवनी को सीधा करके प्रवेश कराएंगे। स्त्रियों में क्या है उत्तान लेटा करके दोनों पैरों को संकुचित करके फिर प्रविष्ट करेंगे। तो ये चीज़ बताया गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर 24 घंटे में 2 से 3 या 4 बार अपन देंगे, ठीक है। स्नेह निकलने पर पिपल्यादिवर्ती का प्रयोग करेंगे। 3 दिन तक वस्ती दे, पुनः 3 दिन रुकें, फिर तीसरे दिन दें। तो 3 दिन तक वस्ती देना है, फिर पुनः 3 दिन रुकना है, फिर 3 दिन तक देना है। फिर नेक्स्ट है आपका सिरगत रोग। तो सिरगत रोग में पहला आता है आपका संख रोग, ठीक है, संखक रोग। तो संखक रोग में क्या होता है, रक्त पित्त और वायु का प्रकोप होता है। तो संखक रोग में रक्त पित्त और वायु का प्रकोप होता है। 3 दिन में प्राणांतक होते हैं। संख प्रदेश में तीव्र पीड़ा होती है। चिकित्सा में अपन विसर्पवध विरेचन व सेचन कराएंगे। तो चिकित्सा विसर्पवध करेंगे, विरेचन और सेचन कराएंगे। नेक्स्ट है अर्धाव भेदक, ठीक है, सुधार लेना अर्धाव भेदक। तो इसमें क्या होता है वात के पश्चात कफ जो है प्रकोपित हो जाता है,
ठीक है। इसमें ललाट के अर्धभाग में वेदना होते हैं। सुश्रुत ने इसे त्रिदोषजन्य माना है, तो चरक ने इसे क्या है, वात और कफजन्य बोले हैं, जबकि सुश्रुत ने त्रिदोषजन्य माना है अर्धावभेदक को। चिकित्सा में बताया गया है कि इसमें अपन पुराण घृत, ठीक है, या घृत का पान कराएंगे, नस्य, शिरोवस्ती और परिसेचन कराएंगे। ठीक है, तो पुराण घृत, नस्य, शिरोविरेचन और परिसेचन, ये चिकित्सा बताए गए हैं। सुश्रुत ने इसे भास्कर वर्त बोला है और त्रिदोषज बताया है। फिर नेक्स्ट है अनंतवात। तो अनंतवात में यहाँ पे बताया गया है कि ये चरक ने बोला है यहाँ त्रिदोषज होती है और मन्य प्रदेश में क्या है, पीड़ा की उत्पत्ति होती है। साथ ही साथ पृष्ठ, नेत्र, भ्रू, शंख प्रदेश में पीड़ा होगी। ठीक है, तो उसे अपन हनुग्रह कहेंगे। चिकित्सा बताया गया है इसमें, तो चिकित्सा में क्या करते हैं, तो रक्तमोक्षण कराएंगे, सूर्यवर्तनाशक चिकित्सा प्रयोग करेंगे, व अन्यतोवात नेत्रों में होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है, अन्यतोवात जो है नेत्रों में होते हैं, अनंतवात में अपन रक्तमोक्षण सूर्यवर्तनाशक चिकित्सा कराएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका नस्य। तो नस्य का वर्णन यहाँ पे किया गया है। नस्य का डेफिनेशन बताते हुए यहाँ पे बोला गया है, द्वार ही शीर्षो नासा तीन तद्व व्याप्य हंतितान। ठीक है, तो सिर का जो द्वार है उसी को ही नासा बोलते हैं। ठीक है, इसके 5 भेद बताए गए। ठीक है, नस्य के कौन से 5 भेद हैं, तो पहला है आपका नावन, फिर है अवपीड़न, फिर है अध्यापन, धूपन और प्रतिमर्श। तो नावन नस्य को ही सिद्ध स्नेह भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, नावन नस्य में सिद्ध स्नेह का प्रयोग करते हैं स्नेह के आधार पे। ठीक है, मतलब अगर नावन नस्य को देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्नेहन और शोधन। ठीक है, तो नावन नस्य 2 प्रकार के हैं, स्नेहन और शोधन। स्नेह के प्रकार के आधार पे देखिए तो 2 प्रकार के हैं प्रयोग के आधार पे, मर्श और प्रतिमर्श। मर्श जो है वो अपन क्या है, रोगावस्था में प्रयोग करते हैं, और प्रतिमर्श स्वस्थ व्यक्ति हेतु प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अवपीड़क जो नस्य है उसमें क्या है, कल्क द्रव्य को निचोड़ करके अपन नस्य के रूप में देते हैं, तो वो क्या है, अवपीड़क नस्य है। इसको जो है अपन शोधन व स्तंभन के लिए प्रयोग करते हैं। फिर है ध्यापन, तो ध्यापन में अपन क्या है, चूर्ण का नस्य देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ध्यापन। फिर है धूम। धूम जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, धूम नस्य के 3 प्रकार है। फिर है प्रतिमर्श, तो प्रतिमर्श में बताया गया है कि स्नेह द्वारा दिया गया रस उंगलियों को स्नेह में डुबाकर नाक से नाक के समान लाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आपका प्रतिमर्श नस्य है। तो स्नेह को से अपन क्या करेंगे, उंगलियों को डुबा करके और नासा में अपन उस बूंद को डालेंगे, तो क्या है, प्रतिमर्श नस्य। तो ये हो गया आपका भेद। फिर कर्म अनुसार नस्य के 3 प्रकार बताए गए। तो कर्म अनुसार नस्य के 3 प्रकार हैं, रेचन, तर्पण, समन। रेचन में क्या है, कफज विकार की चिकित्सा, मतलब रेचन जो है वो कफज विकारों में करते हैं, तर्पण वातज विकार में करते हैं जैसे अर्दित में, और समन जो है रक्त पित्त आदि में करते हैं। तो रेचन कफज विकार में, तर्पण वातज विकार जैसे अर्दित में करेंगे, और समन रक्त पित्त आदि में करते हैं। फिर नस्य का काल बताया गया है, प्रातः और मध्याह्न। नस्य का काल कौन से हैं, प्रातः और मध्याह्न। विधि के विषय में बात करें, सिराहना नीचे करके लेटाते हैं। ठीक है, तो सिराना को नीचे करके लेटाएंगे और देंगे। जैसे बताया गया कि सिर का पहले स्वेदन करेंगे, फिर नस्य देंगे, पुनः स्वेदन करेंगे, जिससे कफ व स्नेह वापस आ जाए। नस्य के पश्चात गर्म जल का पान कराना है, तो ये यहाँ पे बताया गया। इसके अलावा पथ्य भोजन करें व निर्वात स्थान में रहने के लिए बोले। फिर नस्य के दौरान कौन से कंडीशंस ऐसे हैं जिसमें नस्य निषेध है, तो जैसे कि ज्वर है, शोक है, मदात्य है। ठीक है, इनमें नस्य नहीं देते। तो ज्वर, शोक व मदात्य में नस्य नहीं देते। देने से तिमिर रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर ज्वर है, शोक है, इस कंडीशन में आप नस्य दे रहे हो मदात्य में, तो क्या है, तिमिर रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। ऐसा होने पर रुक्ष तथा शीतज जो क्रिया है वो अपने को कराना है। मर्स नस्य की जो मात्रा है वो 8 बूंद तथा प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद बताई गई है। तो मर्स नस्य की मात्रा 8 बूंद व प्रतिमर्श नस्य की मात्रा 2 बूंद बताई गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है सिद्धि स्थान का 9th चैप्टर वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।